बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी एसएसटी पास्ट पेपर मेल साल 2018 का पेपर आज हल करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द नॉलेज एंड इट्स मेथडोलॉजी। तो वो कौन सी ब्रांच होती है? वो एपिस्टेमोलॉजी होती है, याद रखिएगा। अगर ये देखा जाए कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी के हवाले से, तो उसको सबसे पहले जो है तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। उन तीन ब्रांचेस में एक है ऑन्टोलॉजी, नेक्स्ट वन इज एपिस्टेमोलॉजी एंड द थर्ड वन इज एक्सियोलॉजी। अब ऑन्टोलॉजी किस चीज से डील करती है? याद रखिएगा कि ऑन्टोलॉजी डील्स विद द रियलिटी। ये रियलिटी से डील करेगी। अक्सर का सवाल ये आता है कि व्हाट इज रियल, व्हाट इज रियलिटी। तो ये कौन सी ब्रांच ऑफ जो फिलॉसफी डील करेगी? तो ये ऑन्टोलॉजी डील करेगी। और फिर बात का ये भी सवाल पूछा जाता है कि ऑन्टोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑन्टोलॉजी का दूसरा नाम, याद रखिएगा, ये मेटाफिजिक्स भी है। याद रखिएगा जी, ऑन्टोलॉजी का दूसरा नाम मेटाफिजिक्स भी है कि रियलिटी बियॉन्ड रियलिटी क्या होती है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो कि रियलिटी से डील करती है, उसको क्या नाम दिया था? उसको ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। और ऑन्टोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, दैट इज मेटाफिजिक्स एज वेल। और फिर एपिस्टेमोलॉजी किससे डील करती है? ये नॉलेज से डील करती है। याद रखिएगा जी, व्हाट इज अ नॉलेज एंड हाउ वी कैन गेन द नॉलेज, वो क्या है? वो एपिस्टेमोलॉजी है। और फिर एक्सियोलॉजी क्या है? ये वैल्यूज से डील करेगी। याद रखिएगा जी, एक्सियोलॉजी इट डील्स विद द वैल्यूज। वैल्यूज मीन व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। तो जो एक्सियोलॉजी है, इसको फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। एक्सियोलॉजी ये फर्दर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। या तो ये एथिक्स है, याद रखिएगा जी, या तो ये एस्थेटिक्स है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब एथिक्स किस चीज से डील करता है? याद रखिएगा, एथिक्स मीन अखलाकियात। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज काइंडनेस, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट रॉन्ग। तो ये जो है एथिक्स, इसको अखलाकियात भी आप कह सकते हो। तो अखलाकियात किस चीज से डील करेगी? कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वो कौन सी डील करेगी? वो एथिक्स डील करेगी, एक्सियोलॉजी की जो ब्रांच है। और फिर एस्थेटिक्स जो है, ये किस चीज से डील करेगी? एस्थेटिक्स, याद रखिएगा, ये डील करती है विद द ब्यूटी। ये डील करती है किससे? जिसको कहते हैं कि हुस्न जमालियात भी कहा जाता है जी। तो एक्सियोलॉजी जो है, इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन थिंग इज दैट इज एथिक्स, इट डील्स विद व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एंड एस्थेटिक किसी से डील करती है? ये ब्यूटी से डील करती है, व्हाट इज ब्यूटी। तो ओवरऑल जो है, अक्सर कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है कि द अदर नेम ऑफ ऑन्टोलॉजी इज दैट इज मेटाफिजिक्स। एंड एपिस्टेमोलॉजी किस चीज से डील करती है? वो नॉलेज से डील करती है। और एक्सियोलॉजी किस चीज से डील करती है? ये वैल्यूज से डील करती है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और फिर ये सवाल आता है कि फिलॉसफी जो है, ये किस वर्ड से डेरिवेटिव है? तो याद रखिएगा, फिलॉसफी इज डेरिवेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। याद रखिएगा जी, तो जो फिलॉसफी है, इट इज डेरिवेटेड फ्रॉम कौन से? ये ग्रीक वर्ड से डेरिवेटेड है जी, ग्रीक वर्ड्स। और वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? याद रखिएगा, वन इज द फिलोस, सेकंड वन इज द सोफिया। फिलोस एंड सोफिया। फिलोस मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम। सो अक्सर का ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि लव फॉर विजडम, ये किसकी डेफिनेशन है? ये फिलॉसफी की डेफिनेशन है। और जो फिलॉसफी है, ये टू ग्रीक वर्ड से डेरिवेटेड है, अक्स किया गया है। वो कौन सी हैं? वन इज द फिलोस, उसका मतलब क्या होता है? द लव, एंड द सोफिया मीन द विजडम। सो लव फॉर विजडम इज कॉल्ड एज फिलॉसफी। और फिलॉसफी जो है एजुकेशन के हवाले से, उसको थ्री मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है: ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। और फिर अक्सर का ये सवाल पूछा जाता है कि ऑन्टोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? दैट्स मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी किस चीज से डील करती है? ये नॉलेज से डील करती है। और एक्सियोलॉजी किस चीज से डील करती है? ये वैल्यूज से डील करती है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और फिर एक्सियोलॉजी को मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से?
फर्स्ट वन इज द एथिक्स, जिसको आप अखलाकियात भी कह सकते हो, जिसमें गुड, बैड, राइट, रॉन्ग इसको स्टडी किया जाता है। और एस्थेटिक्स में किसको स्टडी किया जाता है, वो ब्यूटी को स्टडी किया जाता है। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के हवाले से वो तमाम क्वेश्चंस जो कि अक्सर का पेपर में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैंने कंसेप्चुअल डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल जो कि पेपर में पूछा हुआ था, दैट इज रिसर्च कंडक्टेड फॉर टेस्टिंग एंड अप्लाइंग द थ्योरीज इज कॉल्ड एज, उसको अप्लाइड रिसर्च नाम दिया जाता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अब अगर देखा जाए रिसर्च के दो टाइप्स होते हैं, या तो रिसर्च बाय मेथड या रिसर्च बाय पर्पस। याद रखिएगा जी, रिसर्च बाय पर्पस एंड रिसर्च बाय मेथड। अब अगर देखा जाए कि रिसर्च बाय पर्पस, उसमें सबसे पहली जो टाइप ऑफ रिसर्च होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, वो बेसिक रिसर्च होती है। और इस बेसिक रिसर्च को याद रखिएगा प्योर रिसर्च भी कहा जाता है, इसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो अक्सर का यह सवाल आता है कि प्योर रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, वो बेसिक है, या बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज द प्योर रिसर्च, और बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, उसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। और बेसिक रिसर्च होती क्या है, ये बेसिकली थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है। याद रखिएगा जी, इट इज फॉर द थ्योरी डेवलपमेंट, ये फॉर थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है। याद रखिएगा बेटा, फॉर थ्योरी डेवलपमेंट, ये थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है। जबकि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, उस थ्योरी को अप्लाई करने के हवाले से होती है। तो यह सवाल पूछा जाता है कि बेसिक रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, प्योर रिसर्च है या फंडामेंटल रिसर्च भी, और बेसिक रिसर्च क्या होती है, याद रखिएगा ये थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है। और फिर बेसिक रिसर्च में एनिमल को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। याद रखिएगा जी, इसमें एनिमल को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है जी। और अक्सर का पूछा जाता है कि बेसिक रिसर्च में सब्जेक्ट को कौन सा लिया जाता है, एनिमल को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। जबकि अगर अप्लाइड रिसर्च की बात की जाए तो उसमें किसको लिया जाता है, उसमें ह्यूमन को एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है जी। इसमें ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है जी, ह्यूमन एज अ सब्जेक्ट रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर यह भी पूछा जाता है कि अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा वो फील्ड रिसर्च भी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसको फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है जी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर थर्ड जो टाइप है, इसे कहा जाता है कि एक्शन रिसर्च, किसे कहा जाता है कि जहां पर प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। याद रखिएगा जी, एक्शन रिसर्च क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, आप ये भी कह सकते हो रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। और फिर एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, इसको क्लासरूम रिसर्च भी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसको क्लासरूम रिसर्च भी कहा जाता है जी। और फिर यह भी पूछा जाता है कि इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। याद रखिएगा जी, क्लासरूम्स प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। और फिर इसमें यह पूछा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट किसको लिया जाता है, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, पीपल को, शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को, लर्नर को एज सब्जेक्ट लिया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इसमें पीपल को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये अक्सर का पूछा जाता है कि रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, या तो रिसर्च बाय पर्पस या तो रिसर्च बाय मेथड। अगर रिसर्च बाय पर्पस के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले बेसिक रिसर्च है, उसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज आल्सो नोन एज, जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। और इसमें एनिमल को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। और फिर दूसरी इसमें ये जो बेसिक रिसर्च है ये थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च क्या है, अप्लाई करने के लिए, उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए, और इसको फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है। इसमें ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर ये भी है कि अप्लाइड रिसर्च उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए है, इसका दूसरा नाम फील्ड रिसर्च है। तीसरी टाइप कौन सी, दैट्स एक्शन रिसर्च, उसका दूसरा नाम क्या है, क्लासरूम रिसर्च भी है, क्योंकि ये क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो है नाम है। इवैल्यूएशन रिसर्च में किसी चीज की वर्थ को देखा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फर्दर इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। तो ये जो ऑल टाइप्स हैं ये रिसर्च बाय पर्पस हैं। और फिर अगर ये देखा जाए कि रिसर्च बाय मेथड कौन कौन सी होती हैं, उसमें रेस्पेक्टेड स्टूडेंट हिस्टोरिकल रिसर्च,
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। बाय मेथड में हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और फिर थर्ड वन कौन सा है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगर मेथड के हवाले से देखा जाए, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज, उसमें कौन सा है, हिस्टोरिकल रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट इवेंट को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल इमाम गजाली के नज़दीक तरीक़ा तदरीस क्या होना चाहिए, इमाम गजाली के नज़दीक असेसमेंट पैटर्न क्या होना चाहिए, इमाम गजाली के नज़दीक क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया था तालीम के बारे में वो क्या था, अल्लामा इकबाल का नज़रिया उस्ताद के बारे में क्या था, और अल्लामा इकबाल का नज़रिया तालिब इल्म के बारे में क्या था। तो हम पास्ट इवेंट्स को देखना चाह रहे हैं, वो क्या कहलाती है, याद रखिएगा, उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर दूसरे जो सेकंड नंबर पे आती है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये टू टेस्ट हाइपोथेसिस, याद रखिएगा जी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है, जो मफरूजा बनाया जाता है, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सी रिसर्च होती है, दैट इज, याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है, टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, उसको चेक करने के लिए कौन सी जो है रिसर्च वो डील करती है, याद रखिएगा, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डील करती है। तो ओवरऑल एजुकेशन के वजह से देखा जाए, रिसर्च की दो टाइप्स हैं, रिसर्च बाय मेथड, रिसर्च बाय पर्पस। रिसर्च बाय मेथड में हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एंड रिसर्च बाय पर्पस के हवाले से बात की जाए तो उसमें बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, और उसके बाद एक्शन इवैल्यूएशन रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च है क्या, टू लुक इनटू समथिंग, किसी चीज के हवाले से है। सर्च और रिसर्च में ये फर्क है कि सर्च मीन टू लुक फॉर समथिंग, लेकिन रिसर्च क्या होती है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि सच्चाई की तलाश करता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का नाम है। तो रिसर्च के हवाले से जितने भी मुमकिन सवालात बन सकते थे वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं, उनके टाइप्स के बारे में, उनका मुख्तसर तारफ़ के बारे में, वो तमाम चीज़ें कंसेप्चुअल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। रिसर्च का मकसद क्या होता है, टू फाइंड द सॉल्यूशन। डेफिनेटली एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नाम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी भी मसले का हल एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, वो क्या कहलाता है, वो रिसर्च कहलाता है, जिसको तहकीक कहा जाता है। उसको कहने के व्हाट इज ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बारे में सबसे अहम बात ये, इट इज ऑलवेज टेस्टेड, इसको टेस्टेबल होना चाहिए, और हाइपोथेसिस को रिजेक्टेबल भी होना चाहिए, और हाइपोथेसिस को अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो ये भी जो अच्छा हाइपोथेसिस है उसकी खासियत होती हैं। और फिर इसके टाइप्स भी होती हैं कि नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब है कि दो वेरिएबल के दरमियान कोई भी ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए कि लड़कों और लड़कियों के जो स्कूल हैं उनमें तालीमी मेयार का कोई फ़र्क नहीं होता, इसका मतलब है कि दो हाइपोथेसिस, दो मफरूज़ हैं, उनके दरमियान कोई भी ताल्लुक नहीं है, उसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ओवरऑल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसको मफरूज़ा कहा जाता है, उसको हमेशा टेस्टेबल होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, एंड रिजेक्टेबल भी उसको होना चाहिए। उसके माने कि इफ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट एंड रीटेस्ट, टेस्ट और रीटेस्ट के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, उसको रिलायबिलिटी कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद खालिजगा इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर ए स्टडी, उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ सैंपल, कोई एक पॉपुलेशन में से जब एक सैंपल लिया जाता है तो उसको नाम क्या दिया जाता है, उसको सैम्पलिंग नाम दिया जाता है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग है, जिसमें क्लस्टर सैम्पलिंग है, वो भी सारी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में आ जाती हैं। द सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू, ये हेडमास्टर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। फिर अक्सर का ये सवाल आता है कि वैकेशन और नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट से कौन डील करता है, तो याद रखिएगा जो टीचर होता है ये वैकेशन डिपार्टमेंट से डील करता है, जो स्टूडेंट होता है वो भी वैकेशन डिपार्टमेंट से डील करता है। एंड व्हाट इज मेंट बाय द वैकेशन एंड नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट। वैकेशन डिपार्टमेंट वो होता है कि जिनको गर्मियों या सर्दियों की ओवरऑल जो छुट्टियां होती हैं वो उनको होती हैं। लेकिन नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट कौन सा होता है, अक्सर बात ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्लर्क किस डिपार्टमेंट से डील करता है,
तो वो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट से डील करता है। इसका मतलब है हेडमास्टर या प्रिंसिपल या क्लर्क, ये दोनों नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स हैं। इवन जो क्लास 4 के एम्प्लॉयज होते हैं, पीएन वगैरह, वो भी किससे डील कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, वो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट से। नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट मीन उनको छुट्टियां नहीं होती, चाहे गर्मियों की छुट्टियां हो चाहे सर्दियों की छुट्टियां हो, क्योंकि वो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट से लिंक कर रहे होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A choice made between two or more alternatives, उसको डिसीजन कहा जाता है। और याद रखिएगा, अगर हम ये देखें कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन हमेशा डिसीजन मेकिंग होती है, याद रखिएगा जी। उसके बाद खारिज का इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, जो लीडरशिप जो है तो वो इसको इम्प्रूव कर रही होती है। द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी मैच्ड विद इंडिविजुअल्स ग्रोथ, ये उसका सही जवाब है। उसके बाद द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, वो इंसानों के ऊपर मोस्टली ये फोकस करता है जी। उसके बाद कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज अज्यूम टू बी, उसको रैशनल होना चाहिए, कोई ना कोई रैशनैलिटी लाजमी होनी चाहिए जो डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है द आइडिया दैट नॉलेज मस्ट बी एक्वायर्ड थ्रू वन ऑफ द सेंसेस, उसको एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। याद रखिएगा कि नॉलेज जो है वो किसी ना किसी सेंस परसेप्शन से लिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए द अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर फर्मली प्लांटेड इन द फिलॉसफी, वो फिजियोलॉजी है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए व्हाट इज एसोसिएटेड विद द फेयर एंड एंगर, फेयर और एंगर से किस चीज एसोसिएटेड, दैट अमेगडाला जो है उसका सही जवाब है जी। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशंस इज दैट दे अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट अ सब्जेक्ट फ्रॉम द इनसाइड। अब सिमुलेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो है एक मॉडल बना रहे होते हैं कि पोल्यूशन का मॉडल बना रहे हैं, गार्डन का मॉडल बना रहे हैं, ट्रैफिक का मॉडल बना रहे हैं, तो ये एक सिमुलेट कर रहे हैं। इट मींस कि वो आर्टिफिशियल कंडीशंस बना रहे हैं लाइक टू बी रियल, ताकि वो उसके इनसाइट्स को देख सकें। इसको सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है कि सिमुलेट करने से बच्चों को या लर्नर को पढ़ाया जाए। और मॉडर्न जो एजुकेशन के टर्म्स में याद रखिएगा, उसमें स्टूडेंट की बजाय लर्नर इस्तेमाल किया जाता है और टीचर की बजाय एजुकेटर इस्तेमाल होता है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है, दैट इज the sum of the knowledge, disposition and expertises of the pupil in an organization, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। देखो एक तो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, दूसरा जो होते हैं मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाएंगे, जिसमें प्रिंसिपल, जिसमें टीचर्स, जिसमें स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे ह्यूमन कैपिटल में आ जाएंगे। जबकि अगर स्पेस की बात की जाए, सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात की जाए, एनवायरनमेंट की बात की जाए, एविएट्स की बात की जाए, तो ये सारे के सारे मटेरियल रिसोर्सेस में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मेरिटोक्रेसी, इसका मतलब क्या होता है कि पीपल अचीविंग वाया मेरिट, उसको क्या नाम दिया जाता है कि ये मेरिट पे सिलेक्शन हो रही है, तो मेरिट को फेवर किया जा रहा होता है। द अचीवमेंट गेन्ड ड्यूरिंग द कैरियर, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको सक्सेस नाम दिया जाता है, ये डेफिनेशन के हवाले से है। खारिजिया इज एन एक्टिविटी नॉट ओनली इवैल्यूएट्स हाउ पीपल परफॉर्म बट आल्सो एक्टिवेट्स हैव बीन डन, तो उसको अप्रेजल कहा जाता है। स्पेशली तौर पे किसी को जब अप्रिशिएट किया जाता है, जब किसी को अप्रेजल दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज, उसको स्टेम कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर एमसीक्यूज के हवाले से देखा जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से देखा जाए, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिनके पॉसिबल क्वेश्चन जो आंसर हैं या एक या दो हो सकते हैं, याद रखिएगा। अगर एमसीक्यूज के हवाले से देखा जाए तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, ए, बी, सी, डी, इन सब को जो है याद रखिएगा चॉइसेस भी कहा जाता है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और इनको मल्टीपल्स भी कहा जाता है, अल्टरनेटिव्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। और जो सही जवाब होता है उसको आंसर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी में से बी ऑप्शन ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आंसर। और बाकी तीनों जो हैं इनको कहा जाता है डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है, याद रखिएगा जी, डिस्ट्रैक्टर्स। अगर ओवरऑल चारों को देखा जाए जिसमें आंसर भी शामिल है, डिस्ट्रैक्टर भी शामिल है, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको चॉइसेस, मल्टीपल्स भी कहा जाता है, या इनको ऑप्शंस भी कहते हैं, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इनको
ऑप्शंस भी कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। इनको चॉइसेस भी कहते हैं, इनको ऑप्शंस भी कहते हैं, लेकिन जो सही जवाब है वो आंसर, सही जवाब के अलावा बाकी जो भी हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। एमसीक्यूज 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। वारकेफ आंसर के अलावा, जवाब के अलावा जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। और जब भी सवालात बनाए जाते हैं उसमें जो हमारे पास स्टेम है उसको मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको शॉर्ट होना चाहिए। और ये एमसीक्यूज, और याद रखिएगा अमेरिका के अंदर सबसे बेस्ट जो असेसमेंट मेथड है वो कौन सा है, यही एमसीक्यू मेथड ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है हाँ, इन एमसीक्यूज द स्टेम शुड बी, स्टेम को क्या होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, उसको सिलेबस कहा जाता है। अब अगर ये देखा जाए कि क्यूरिकुलम क्या होता है जी, क्यूरिकुलम जिसको निसाब कहा जाता है जी, वो उन तमाम सरगर्मियों का मजमुआ होता है जो कोई भी तालीमी इदारा अपने तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में किसी भी इदारे में परफॉर्म करता है, उसको क्या कहा जाता है, क्यूरिकुलम निसाब कहा जाता है। और पहले ये डेफिनेशन दी जाती थी कि क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर, जिसको कहा जाता है कि हम निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियां, मॉडर्न जो डेफिनेशन है क्यूरिकुलम की, वो उन सब को क्यूरिकुलम का पार्ट ही बनाया गया है। इवन इसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है, इवन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है, और इवन कोई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इवन ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट किया जा रहा है, इन सब को पार्ट ऑफ द curriculum ही बना दिया गया है इन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द curriculum, याद रखिएगा जी। द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अचीव द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उनको क्या नाम दिया जाता है, उसको curriculum नाम दिया जाता है। उसके बाद हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो एडम स्मिथ है जी। क्यूरिकुलम किस चीज के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, वो सोसाइटी के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, याद रखिएगा जी। और हमेशा ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्यूरिकुलम चेंज में रेजिस्टेंस कौन सा होता है, वो टीचर रेजिस्ट करता है, याद रखिएगा जी। और क्यूरिकुलम इम्प्लीमेंटर कौन होता है, वो भी क्लासरूम टीचर ही होता है। और जब भी क्यूरिकुलम के अंदर कोई चेंजिंग लाई जाती है तो टीचर ही क्या होता है, वो रेजिस्टेंस करता है। और याद रखिएगा ये क्यूरिकुलम की मेन खसूसियत होती है कि इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी डायनामिक, इसको स्टेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए तकरीबन हर साल 2, 3, 4 साल के बाद किसी न किसी क्यूरिकुलम को, किसी न किसी बुक को वो चेंज ज़रूर किया जाता है। सो क्यूरिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, याद रखिएगा जी। और इसको अक्सर का चेंज भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वैल्यू which is constantly described and desirable in a subject, इसको introductory कहा जाता है respected students। frustration and anxiety produces tension पैदा करते हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखें prolonged tension, अगर prolonged tension हो तो फिर क्या है, वो stress बन जाता है, याद रखिएगा, उसको स्ट्रेस नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए कैरियर में बी डिफाइंड एज, कैरियर को डिफाइन किया जाता है क्या भाई, दैट्स अ लाइफस्टाइल कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्क। तो ये कैरियर की जो है डेफिनेशन के हवाले से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और डेफिनेशन ये पूछा हुआ था कि लाइफस्टाइल कंसेप्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज IQ ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड सेम मेंटल एज, तो वो कितना होगा, याद रखिएगा 100 होगा जी। उसके बाद विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर, इन्वायरमेंट जो है वो चेंज इन बिहेवियर का नाम है, याद रखिएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ये चेंज इन बिहेवियर का नाम है। और चेंज इन बिहेवियर कैसे आता है, वह इन्वायरमेंट आता है, याद रखिएगा जी। अ साउंड क्यूरिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द पीपल, तो जो भी लोग होते हैं उनके जरूरियात के मुताबिक जो है वो क्यूरिकुलम बनाया जाता है, याद रखिएगा जी। द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्यूरिकुलम डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो है उस पर डिपेंड करता है कि क्यूरिकुलम की जो इफेक्टिवनेस है, क्यूरिकुलम जो क्यूरिकुलम की जो इवैल्यूएशन है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हवाले से उसका सही जवाब है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द क्यूरिकुलम इम्प्लीमेंटर प्रोसेस, वो कौन सा होता है, याद रखिएगा, वो टीचर ही होता है। और मेन रेजिस्टेंस भी टीचर ही देता है, याद रखिएगा, रिसर्च कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज, अगला सवाल हमारे पास है कि टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है
और याद रखिएगा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में स्टूडेंट परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर कोई एक तस्वीर दिखाकर डिस्क्रिप्शन बता रहा है, कोई वर्ल्ड मैप दिखाकर कोई चीज बता रहे हैं, तो स्टूडेंट जस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये कौन सा मेथड है? ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, याद रखिएगा। और अक्सर बहुत कंसेप्चुअल सवाल किए जाते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में कौन परफॉर्म करता है? ओनली टीचर परफॉर्म करता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, स्टूडेंट परफॉर्म नहीं करते, वो एक्टिविटी बेस्ड में परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में ओनली एंड ओनली परफॉर्मर कौन सा होता है? वो टीचर होता है जी। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स पार्टनरशिप अक्रॉस द सोसाइटी के लिए होता है। और एसडीजीज कितने हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? 17 एसडीजीज हैं, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन का एसडीजी नंबर कौन सा है? दैट्स एसडीजी 4, याद रखिएगा। दुनिया में 17 एसडीजीज है और VN 230 है, जिसमें से एसडीजी 4 कौन सा है? दैट्स क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी 4 है, याद रखिएगा जी। उसके अंदर टू इम्पार्ट नॉलेज वैल्यू स्किल्स टू समबॉडी बाय इंस्ट्रक्शन और एग्जांपल, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको टीचिंग नाम दिया जाता है। टू इम्पार्ट किसी को देना, टू इम्पार्ट नॉलेज वैल्यू स्किल बाय एन इंस्ट्रक्टर और एग्जांपल, उसको टीचिंग का नाम दिया जाता है। और उसी नॉलेज वैल्यू स्किल्स को अक्वायर करना, वो क्या कहलाता है? वो लर्निंग कहलाता है। एंड दैट्स टीचिंग, लर्निंग मेक्स एजुकेशन। अगला हमारे पास सवाल है टू ऑब्जर्व न्यू आइडिया इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसको क्या नाम दिया जाता है? उसको एसिमिलेशन नाम दिया जाता है, याद रखिएगा जी। कि किसी भी चीज को जो ऑब्जर्व किया जाता है न्यू सिचुएशन में, तो उसको एसिमिलेशन कहा जाता है जी। स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वो सिमुलेशन मेथड कर रहे होते हैं, उसको नाम दिया जाता है कि ये कौन सा है? सिमुलेशन मेथड कहलाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम 30 डेज के लिए वो दी जाती है जी। द रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स टू मेक देम इजी अंडरस्टैंडेबल फॉर द स्टूडेंट, उसको मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहा जाता है। उसने तदरीस भी आप कह सकते हो कि डिफिकल्ट कंसेप्ट को आसानी से प्रेजेंट करना, उसको मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहा जाता है। कि कितने कंसेप्ट डिफिकल्ट थे लेकिन उसको कितना आसान फहम अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है, उसको मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अक्सर का नाउन की डेफिनेशन की जाती है इंग्लिश में, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, राइट, बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि दुनिया में किसी भी चीज का नाम या नेम ऑफ एनी आइडिया और एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ नाउन, तो क्यों ना ये मजीद आसान हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, इसे कहा जाता है। फोकसेस ऑन टीचिंग एडल्ट्स को पढ़ाना, वो क्या कहलाता है? वो एंड्रोगॉजी कहलाता है, याद रखिएगा जी। खालिजिया ब्रिंग्स टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया, उसको सिंथेसिस कहा जाता है कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठे करना। बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका एक लेवल है कि सिंथेसिस के डिफरेंट आइडियाज को कंबाइन करके एक आइडिया बनाना, दैट इज सिंथेसिस, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन एजुकेशन शुड बी अ फन रेदर देन अ नॉलेज, किसने कहा था? आइंस्टाइन ने ही कहा था, याद रखिएगा जी। और आइंस्टाइन ने ही कहा था कि वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, इट वाज सेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि इंटरव्यूज मे बी कंडक्टेड टू असेस अडॉप्टेड बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट्स, कि कैंडिडेट्स जो है अडॉप्टेड बिहेवियर अडॉप्ट करता है कि नहीं करता, उसको असेस करने के लिए इंटरव्यूज करना किए जाते हैं जी। द टेस्ट डेवलप टू मेयर द मिनिमम बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको क्या नाम दिया था? उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट टेस्ट कहा जाता है, कि डायग्नोस करने के लिए, याद रखिएगा जी। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट बताई जाती हैं कि प्लेसमेंट असेसमेंट कब की जाती है? बिफोर टीचिंग लर्निंग की जाती है। और फिर ये भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। जब टीचर मेड टेस्ट को नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी कहते हैं। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन सा होता है? जिसको मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मिलकर बनाते हैं, मुख्तलिफ माहिरीन मिलकर जब एक पेपर बनाएं तो उसको नाम दिया जाता है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। जैसा कि पीपीएससी के टेस्ट, जैसा कि एफपीएससी के टेस्ट, जैसा कि एमकैट टेस्ट, जैसा कि ईकैट टेस्ट, क्योंकि जैसा कि बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो भी क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे माहिरीन पेपर सेटर मिलकर एक पेपर बनाते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? याद रखिएगा, उसको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहा जाता है। जबकि आम में क्लास लेवल पे जो टीचर टेस्ट बनाता है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जी। उसको का टेस्ट यूज्ड टू मेयर मेनी स्किल्स विद जस्ट अ फ्यू आइटम्स ऑफ ईच स्किल, उसको सर्वे कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज गुड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मार्किंग, एमसीक्यूज की ऑब्जेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, मार्किंग करना आसान है। अब
पेपर बनाना, सब्जेक्टिव पेपर बनाना आसान है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये सब्जेक्टिव पेपर बनाऊं कि कॉजेस एंड रेमेडीज फॉर करप्शन इन पाकिस्तान, कॉजेस एंड रेमेडीज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, पेपर बनाना आसान है लेकिन मार्किंग करना, रिलायबिलिटी, वो थोड़ा मुश्किल है। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे जी, कि एमसीक्यूज के हवाले से क्या है कि इनका पेपर बनाना थोड़ा मुश्किल है कि 4 एमसीक्यूज बनाओ, लेकिन मार्किंग बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रिसाइज है। इसको रूब्रिक्स भी कहा जाता है, उसके तहत आप मार्किंग कर सकते हो कि एक एमसीक्यूज का कितने नंबर होने चाहिए। डेफिनेटली इजी टू मार्क है। अब कौन सा आइटम बनाना आसान है? सब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाना आसान है लेकिन मार्किंग मुश्किल है। एमसीक्यूज में क्या है, पेपर बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मार्किंग करना, रिलायबिलिटी, वो आसान हो जाता है अगर आसान फहम अंदाज में समझा दिया जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये है कि जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग एमसीक्यूज में ज़्यादा होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, दैट इज़ कि रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाई आइडियलिस्ट, जो है इसको एडवोकेट करते हैं। जो आइडियलिज्म की थ्योरी ये कहती है कि भाई असल कामयाबी जो है वो जस्ट आइडियलिज्म में है, और असल कामयाबी ये है कि बिल्कुल रूहानी नॉलेज हासिल किया जाए और आइडियलिज्म की तरफ चला जाए, परफेक्शन की तरफ चला जाए, और सिर्फ टीचर्स ही परफेक्ट पढ़ाएं और स्टूडेंट जो बिल्कुल वो खामोश बैठे हों, उनको एटर्नल लाइफ के लिए तैयार किया जाए। तो डेफिनेटली ये क्या है, रिलीजियस एस्पेक्ट को भी टच करता है। रियलिज्म इसके उलट है कि जो कहती है कि रियल चीज से बच्चों को दिखाओ रिस्पेक्टर्स में। उसके बाद हु रेज द स्लोगन बैक टू द नेचर, किसने कहा था? ये नेचुरलिज्म ने कहा था कि नेचर ही सब कुछ है। ये क्या क्या आप आइडियलिज्म की बात करते हो, ये क्या क्या आप रियलिज्म की बात करते हो? जो दिखता है, जो नेचुरल है, वही रियलिटी है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। What is called educational acquired without any fixed period, उसको क्या नाम दिया? उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अब जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो प्योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, टाइम पीरियड होता है, एज लिमिट होती है, वो फॉर्मल एजुकेशन है। जैसे कि स्कूल के अंदर, जैसे कॉलेज के अंदर वो फॉर्मल होती है। नॉन फॉर्मल क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और जिसमें क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, एज भी लिमिट जिसमें फ्लेक्सिबल होती है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अगर डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से बात की जाए तो ये नॉन फॉर्मल की प्योर सादा एग्जांपल है। और इनफॉर्मल, इसको इंसिडेंटल लर्निंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। इंसिडेंटल भी इसे कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि किसी भी लम्हे किसी से भी सीख सकना। फॉर एग्जाम्पल सफ़र के दौरान किसी से सीख लेना, बड़ों से सीख लेना, मीडिया से सीख लेना, मजहब से सीख लेना, और ये क्या कहलाता है? ये इंसिडेंटल या इनफॉर्मल लर्निंग या इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। और फिर ये टर्म अक्सर औकात पूछी जाती है कि नेगेटिव एजुकेशन क्या है? वेरी वेरी कंसेप्चुअल डेफिनेशन बेटा जी, नेगेटिव एजुकेशन। अब इसके नाम से ख्याल कीजिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव एजुकेशन नहीं है कि नेगेटिव आइडियाज और नेगेटिव चीजें सीखना, बल्कि क्लासरूम से हट के सीखना। एजुकेशन को क्यों कन्फाइंड किया जाता है कि सिर्फ क्लासरूम में इंसान सीख सकता है या किसी भी तालीमी इदारे में सीख सकता है? एजुकेशन बाय वॉन्डरिंग, एजुकेशन बाय विजिट्स, तो ये क्या कहलाता है? एजुकेशन बाय वॉन्डरिंग, फिरते हुए, घूमते हुए, सैर करते हुए, विजिट्स करते हुए जी। क्लासरूम के क्यों हम पाबंद रहें जी? तो आज़ादाना तालीम हासिल करना, कि चलते फिरते हुए, सैर सपाटे करते हुए, और किसी चीज़ का विजिट्स करते हुए, वॉन्डरिंग करते हुए, दुनिया घूमते फिरते हुए, तो उसको नेगेटिव एजुकेशन कहा जाता है, जो किसी भी क्लासरूम में लिमिटेशंस नहीं होती, उसकी किसी भी तालीमी इदारे में उसकी लिमिटेशंस नहीं होती। सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एजुकेशन। उसके बाद हमारे पास है कि द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द हेल्दी पीपल वाज एम्फसाइज्ड बाय, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थी जिसको एक रशियन साइकोलॉजिस्ट पावलोव ने जो है ये कंसेप्ट दिया था। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल काउंसिल। जो स्कूल काउंसिल होती है उसका चेयरपर्सन कौन सा होता है? वो हेड टीचर ही उसका चेयरपर्सन या चेयरमैन होता है जी। उसको एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू लुक आफ्टर होता है एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रिंसिपल इज बेटर इवेल्युएटेड बाई सोसाइटी, उसको बेटर इवेल्युएट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से है। हाउ ट्रांसैक्शनल लीडरशिप मोटिवेट्स हिज सबऑर्डिनेट्स बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के हवाले से जो ट्रांसैक्शनल लीडरशिप है वो देखती है उसको रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और जो डिक्टेटरशिप लीडरशिप होती है उसको अमरियत कहा जाता है, वन मैन शो कहा जाता है। हाँ, डिक्टेटरशिप का एक फ़ायदा ये है कि हाईली डिसिप्लिन अगर आपने हासिल करना है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो
डिक्टेटरशिप बेस्ट वन है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है कि डेमोक्रेटिक अप्रोचेस है वो सबसे बेस्ट है। और लेसिस फेयर क्या होता है, जो लीडरशिप होती है कि जिसमें जो बॉस होता है, मैनेजर होता है, उसको भी नहीं पता, वो कहता है कि आप मुझे कुछ ना कहो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, और आग लगी है बस्ती में, हाँ मैं अपनी मस्ती में। लेसिस फेयर में यही कुछ होता है, स्टेट्स विद इन स्टेट्स होती हैं जी, तो किसी को कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है, इदारे अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं और बॉस, प्रिंसिपल, मैनेजर आराम से बैठ रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उसको कुछ भी नहीं पता होता। इस टाइप ऑफ लीडरशिप को क्या नाम दिया जाता है, वो लेसिस फेयर नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑफ द प्रिंसिपल इज एवर डिसलाइक बाय टीचर्स। टीचर्स कभी भी पसंद नहीं करते कि प्रिंसिपल की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो, आमराना रवैया हो, टीचर कभी भी उसको पसंद नहीं करते, डेमोक्रेटिक स्टाइल को हमेशा पसंद करते हैं। तो जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है ना लीडरशिप का, जिसको कहते हैं कि आमरियत पसंद, एक आमिर अमर देता है, हुक्म देता है, तो डेफिनेटली वो वन मैन शो होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट होता है, तो उसको टीचर कभी भी पसंद नहीं करते। याद रखिएगा, जो टीचर किसको पसंद करते हैं, मोस्टली अगर रिसर्च की वजह से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक बेस्ट वन है। अगला सवाल हमारे पास है, ही सीम्स टू बी क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ होता है हमेशा जी, कि मतलब जिसको इल्म ना होना, द फैक्ट्स जो हकायक हैं उसको इल्म ना होना। उसके बाद कि द केस हैज बीन डिलेड बिकॉज वी हैव नो एक्सेस टू द रेलेवेंट डेटा। तो असेस के साथ प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होती है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, जैसे अबाइड बाय होता है, जैसे एब्सेंट फ्रॉम होता है, जैसे इंटरेस्ट इन होता है, जैसे सरप्राइज एट होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद ही सीम्स टू बी क्वाइट कंटेंटेड विद हिज लाइफ होता है कि वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल मुतमैन है जी। वो मस्ट एडहेयर टू होता है पाबंदी करना, आवर नोबल ट्रेडिशंस, हमारी जितनी भी नोबल ट्रेडिशंस हैं हमें उनकी पाबंदी करनी चाहिए, उनकी फॉलो, उनको जो है पैरवी करनी चाहिए। तो एडहेयर के साथ प्रपोजिशन एडहेयर टू होता है जी। इवन हिज अपोनेंट्स एडमिट दैट ही इज एंडोन विद रेयर टैलेंट्स है, उसके मुखालिफिन भी इस चीज को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो उसके साथ प्रपोजिशंस विद इस्तेमाल होती है जी। अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज आई लाफ्ड एट होता है, याद रखिएगा जी, लाफ एट होता है हमेशा, एंड आई लाफ्ड एट हिम फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक, तो याद रखिएगा लाफ एट फॉर मेकिंग होता है जी। द गिफ्ट वॉज बॉट फॉर हर, उसके लिए लिया गया था जी। उसके बाद ही इज वीक इन ग्रामर, जिसका सही जवाब है जी माई रूम इज इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट्स है जी। इन्फेस्ट के साथ विद होता है बेटा जी। उसके बाद है कि एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ है, आर्टिकल द जरूर लगाएंगे, द ट्रूथ आर्टिकल के बारे में पूछा हुआ था, और ये डेफिनेट आर्टिकल है। इंग्लिश में बेटा आर्टिकल दो तरह के होते हैं, या तो डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द या दी दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन की जाती है। इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन शामिल होते हैं।